गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक तत्व। डी और एफ ब्लॉक तत्व में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में प्रवेश करता है, डी कक्षक में प्रवेश करता है, क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हम लोग ये देखेंगे कि डी ब्लॉक तत्व जो है वो एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए तो वर्ग संख्या 3 से लेकर 12, 3 से लेकर 12, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में उपस्थित होते हैं। अगर बात की जाए आवर्तों की तो आवर्त संख्या 4 से 7, आवर्त कौन से? आवर्त संख्या 4 से 7 तक डी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में उपस्थित होते हैं। अगर हम लोग फर्दर डिटेल से बात करें तो डी ब्लॉक तत्व जो है वो कुल 4 श्रेणियों में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी कहते हैं। 3D श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3D कक्षकों में भरे जाएंगे। ऐसे ही आगे से हम लोग 4D कक्षकों के लिए, 5D कक्षकों के लिए और 6D कक्षकों के लिए इनकी बात करते हैं। देखिए, अगर 3D सीरीज की बात की जाए तो 3D सीरीज जो है वो स्कैंडियम से लेकर जिंक, यानी कि हम लोग कहें परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक होती है 3D श्रेणी। 4D श्रेणी जो है वो इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक होती है। कैडमियम 48 तक 4D श्रेणी है। 5D श्रेणी जो है वह लेंथेनम 57, उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 लेंथेनाइड तत्व आ जाने के कारण जो परमाणु क्रमांक है उनमें 14 का अंतर आ जाएगा, यानी कि हम लोग कहेंगे कि 72 हैफनियम से लेकर मरकरी 80 तक जो है वह 5D श्रेणी होती है। 6D श्रेणी जो है उसमें ऐसे ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 14 लेंथेनाइड तत्वों की बात करी, वैसे ही यहाँ पे और 14 एक्टिनॉइड एलिमेंट्स, एक्टिनॉइड तत्व आ जाते हैं, इसलिए यह है एक्टिनम 89। उसके बाद रदरफोर्डियम 104 से लेकर कॉपरनीशियम 112 तक के जो एलिमेंट है उनकी श्रेणी जो है वो 6D श्रेणी कहलाती है। हमें इस चैप्टर में केवल 3D श्रेणी के बारे में ही पढ़ना है। उससे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी परमाणुीय अवस्था या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में रिक्त डी कक्षक जो हैं इनमें पाए जाते हैं। डी कक्षक जो है उनको संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें इनकी जो परमाणुीय अवस्था
में या किसी एक निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का आसानी से आदान प्रदान हो जाता है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप्स में जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये डी ब्लॉक तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनकी निम्न अवस्था में इनके पास रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में रहते हैं। ये है जो है वो N-1 D10 और NS2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए डी कक्षक पूरी तरह भरा होने के कारण इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। अगर हम लोग बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तो हमें इस चैप्टर में केवल 3D सीरीज के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा करनी है। अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा कि 3D श्रेणी जो है वह, अगर हम लोग बात करें तो परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक होती है। ठीक है। अगर हम लोग तत्व की बात करें तो जो पहला एलिमेंट है वह होता है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये जो है वो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अगर हम लोग बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक है, तो देखिए परमाणु क्रमांक है 21, यानी कि इसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम लोग लिखें तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो नियम हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कक्षकों की ऊर्जा का क्रम कुछ इस प्रकार होता है। देखिएगा अगर हम लोग देखें तो 30 तक के जो एलिमेंट भरे जाएंगे हम लोग उनको कुछ इस प्रकार भरेंगे। यहाँ पे देखिए कि 3D और 4s की अगर बात की जाए तो 4s जो है उसकी ऊर्जा कम होती है किससे? 3D से। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है किसमें? 4s में, और उसके बाद भरा जाता है किसमें? 3D में। अगर इसकी बात की जाए तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 21। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम लोग लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। देखिए यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? 18 आर्गन जो कि एक इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इतना कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार लिखने के बजाय हम लोग लिखेंगे AR। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हम लोगों ने लिखा 3d1, 4s2। 3d में 1 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन।
4s को हम लोग वैसे लिखेंगे बाद में, हालांकि इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भरा जाएगा। अगर हम लोग फिर से आगे बात करें तो टाइटेनियम के लिए Ar 3d2 4s2, वेनेडियम के लिए 3d3 4s2, क्रोमियम के लिए 3d5 4s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा हम लोग सोचते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। कैसे कि यहाँ पे जब हम लोगों ने डी में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं 5। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। मैंगनीज जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जैसा हम लोग सोचते हैं उससे थोड़ा सा अलग आता है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। 3d10 4s2। देखिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वैसे भी जिंक के बारे में बात की थी कि जिंक जो है उसका पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसके कारण डी कक्षक जो पूरा भरा हुआ है इसके कारण यह संक्रमण तत्व नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों जो क्रोमियम है और कॉपर है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़े से अलग है। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करते तो हम लोग ऐसे लिखते कि यहाँ पे आता 3d4 4s2, यहाँ पे आता 3d9 4s2, लेकिन हम लोगों ने लिखा है इससे थोड़ा सा अलग, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसके साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरते तो जो डी उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती 4। हमने भरे कितने हैं? 5। तो इसका मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो S से निकलकर D में गया है। क्यों? क्योंकि 3D और 4s कक्षक जो है उनके बीच ऊर्जा अंतराल जो है वह कम होता है, और ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से संक्रमण कर जाते हैं। जैसे ही 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा हम लोग ये देखेंगे कि यह जो डी उपकोष था यह इस बार अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में आ गया है। और हम लोग ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर के बारे में भी सेम सा कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम लोग उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस प्रकार लिखते। ठीक है, अब अगर S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, क्योंकि दोनों के बीच एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के कारण अब इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह बनता है 3d10, यानी कि हम लोग ये कहें कि इसमें डी कक्षक जो है वो पूर्ण पूरित अवस्था में हो जाता है और यहाँ जो है वह अर्धपूरित अवस्था में हो जाता है। और ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उनका संक्रमण हो जाता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अपने ग्रुप के बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से थोड़ा सा अबनॉर्मल हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे गुणधर्मों की जो 3D सीरीज में उपस्थित है। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं इनके परमाणुीय या आयनिक त्रिज्या के बारे में। परमाणुीय या आयनिक त्रिज्या के बारे में देखिए,
हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हम जब पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेड इफेक्टिव का मान बढ़ने के कारण जो परमाणु आकार है उसके मान में क्या आती है, कमी आती है। यानी कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या जो है उसके मान में कमी आती है। परमाणु त्रिज्या का आकार परमाणु का आकार घटता है बाएं से दाएं जाने पर। इसी समय एक दूसरा प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, जिसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। दोनों ही प्रभाव ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी परमाणु या आयनिक त्रिज्या के बारे में तो हम लोग सीधा सा ये कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर जो संक्रमण तत्व हैं उनका आकार जो है वह घटता है। इसलिए परमाणु त्रिज्या की बात करें चाहे आयनिक त्रिज्या की बात करें उसके मान में क्या आती है, लगातार कमी आती है। अब देखिए हम लोग दो इफ़ेक्ट की बात करें, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक परिरक्षण प्रभाव। बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण या हम लोग कहें कि नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के कारण जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा। उसी समय अगर हम लोग बात करें तो देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो एक ही उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक ही कोष में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और उनके कारण जो परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न होगा, परिरक्षण प्रभाव क्या करेगा कि परमाणु की त्रिज्या को बढ़ाने का काम करेगा। तो उसके कारण आकार में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों ग्रुप एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करते रहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक जेड इफेक्टिव जो है उसका मान ज़्यादा होता है, किससे, परिरक्षण प्रभाव से। इसलिए आकार जो है वह ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है किससे, सिग्मा से। इसलिए आकार में क्या आती है, कमी आती है। मैंगनीज के बाद में यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक की बात करें तो जो जेड इफेक्टिव है उसका मान लगभग बराबर होता है किसके, सिग्मा के, यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसलिए आकार में ज़्यादा कुछ परिवर्तन होता नहीं है। जिंक जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे जेड इफेक्टिव से ज़्यादा मान हो जाता है किसका, सिग्मा का, इसलिए आकार में हो जाती है वृद्धि। अगर हम लोग यहाँ पे भी बात करें तो मैंगनीज और जिंक जो है उनके आकार ग्रुप के अन्य सदस्यों से थोड़े भिन्न होने का मतलब यह है कि यह तो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पाया जाता है जबकि यह पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पाया जाता है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या जो है इनके मान में कमी आती है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे इनकी आयनन एंथैल्पी के बारे में, इनके अन्य गुणधर्म जैसे संकुलन क्षमता है, जैसे हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था आदि की बात करें, इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।